भीख मांगना और भिक्षा मांगने में फर्क ये होता है कि भीख अपने उदर के लिए, अपने पेट पालन के लिए मांगते हैं, भिक्षाटन परमार्थ के कार्य के लिए मांगा जाता है। इस समय दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, फ्री के चक्कर में कम पड़िए, क्योंकि यह आपके जीवन का सवाल है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप सरकार के नुमाइंदे हैं। हम सरकार के न नुमाइंदे हैं और न सरकार के विरोधी हैं। हम समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आपसे सीधे तौर पे कितने लोग जुड़े हुए हैं? हम आपको बताएं ना कि 1 लाख लगभग लोग जुड़े हैं। क्या केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से आपको कुछ सहायता मिल रही है? नहीं, हम केंद्र और राज्य सरकार से कोई सहायता न मिल रही है, न हम मांग रहे हैं। हाँ, देश भर के लोग यदि इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहें तो एक तो पहले मैं अपना मोबाइल नंबर बता देता, 9999090612। इस पे फोन करेंगे, बात हो जाएगी। हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं और आप सब लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे तो इस मुहिम को ताकत मिलेगी। जन भागीदारी के बिना काम यह नहीं होगा। यदि केवल सरकार के भरोसे यह काम होना होता तो हो गया होता। जरूरत पड़ने वाला जो आपको धन की प्राप्ति वो कहाँ से होती है? भिक्षाटन है, भिक्षाटन ही मेरा एकमात्र काम भिक्षाटन से ही है। अभी तक कितना सुधार आया यमुना में? कोई सुधार नहीं। हम उस पर उसी तरह का यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, यमुना वाटिका विकसित करके दिखाएंगे जो देश दुनिया के सामने रोल मॉडल होगा कि दिल्ली के लोगों ने इस तरह से यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क विकसित किया है अपने बल पे। यह एक नेचुरोपैथी इलाज है जमुना जी का। जमुना जी वेंटिलेटर पे हैं, मैं कहता हूं कि जमुना जी वेंटिलेटर पे हैं। इकोलॉजिकल जमुना जी मर चुकी हैं, मृतप्राय हैं और किसी तरह का कोई सुधार जमुना जी में नहीं दिख रहा है। 20 वर्षों से जमुना जी की हालत खराब होती जा रही है। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। यह पंक्तियां हैं हमारे आज के मेहमान रविशंकर तिवारी जी के लिए, जो पिछले कई वर्षों से अपने परिवार और अपने पत्रकारिता के पेशे की जिम्मेदारियों के साथ साथ यमुना भिक्षु बने हुए घूम रहे हैं और देश भर में घर घर जाकर यमुना सफाई की अलख जगा रहे हैं। तो रविशंकर जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जी नमस्कार आमिर भाई। तो अभी तक हमने क्या है कि 2 ही संसद देखी है या सुना है, बाकी लोगों ने भी। एक तो क्या है कि जो लुटियंस की बनाई हुई संसद है, एक अभी जो सेंट्रल विस्टा के जो हमारी नई संसद बनी है, पर जो ये यमुना संसद का जो जिक्र आ रहा है, यमुना संसद, ये आखिर यमुना संसद क्या है? अभी जो 2 पंक्ति आपने हमारे लिए पढ़ी है जी, उसी पर मैं भी कह रहा हूँ कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। जी, बहुत भाई, ये जो यमुना संसद की बात आप किए हैं, संक्षेप में मैं बता दूं कि जब किसान बिल पारित हुआ था तो मैं पत्रकार हूं, आपने बताया ही, तो कुछ सांसदों से हमने पूछा कि किसान बिल में क्या खासियत है, क्या अच्छाई है, तो सत्ता पक्ष के लोग भी उसे बता नहीं पाए। विपक्ष के लोगों से मैंने पूछा कि आखिर में आप विरोध क्यों करते हैं, तो वो कहे कि हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारा काम विरोध करना है, हम विरोध कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि वस्तुतः दोनों पक्ष को कोई खास जानकारी उस बिल के बारे में नहीं था। फिर हमने लोक संसद बनाया और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में ऐसे लोगों की जुटान हुई देश भर के, जो लोकसभा में आ सकते हैं, राज्यसभा में आ सकते हैं, लेकिन धन बल बाहुबल के अभाव में वो अपने अपने क्षेत्र में मौन होकर बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसे 300-400 लोग एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आए और देश के मुद्दों पर चर्चा हुई। उसी का लोक संसद का ही विस्तार हमने किया। महिला सशक्तिकरण के नाम पे ऋषिकेश में नारी संसद बुलाया और महिलाओं के विषय पर देश भर के 21 राज्यों से महिलाएं आई थीं और वहाँ चर्चा हुई। फिर यमुना संसद की बात वैसे ही मन में आया, चूँकि छठ के दरमियान आप देखते होंगे मीडिया के जरिए कि यमुना में झाग देखने को मिलता है, यमुना प्रदूषित है, जी जी बिल्कुल। पिछले 10 वर्षों से जो है, हाँ, जो छठ पूजा का उसका ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उसका हाँ, पूरा मतलब देश के बाहर भी फैला है और खासकर दिल्ली में जो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं, हाँ, उनके लिए ये बहुत बड़ा पर्व है और अब दिल्ली में भी बड़े लेवल पे मनाया जाने लगा है। अब तो ग्लोबल हो गया है। तो हम लोग कई वर्षों से यमुना जी के किनारे खबर करने जाते थे छठ को लेकर कि यमुना की क्या स्थिति है। कुछ पत्रकार साथी पिछले 2024 में हम लोग गए थे, तो यमुना के साथ साथ हम लोग चले और यमुना जी की स्थिति को देखा, तो हम लोग कहे कि यार हम लोग खबर तो लिखते ही रहते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हुआ कि एक बार जन जागरण अभियान शुरू किया जाए। मतलब ये जो आपका जो विचार की उत्पत्ति हुई है, ये आपके पत्रकारिता के दौरान ही हुई है? हाँ, अखबार में नौकरी करते हुए ही विचार बना ये सब।
तो हुआ कि हम लोग एक लोगों से बात करें यमुना को लेकर, दिल्ली के लोग सोचते क्या हैं। यह हम लोगों ने देखा कि लोगों के भाव में तो यमुना जी हैं, बस व्यवहार में नहीं है। हम 3-4 महीने दिल्ली में रोज किसी न किसी स्कूल में, कॉलेज में, धार्मिक संस्थाओं के साथ, व्यापारिक संगठनों के साथ मिलते रहे, बातचीत यमुना जी पर करते रहे, छोटी छोटी मीटिंग करते रहे और यह तय किया गया कि 4 जून, चूंकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, तो 4 जून को हम लोग यमुना के किनारे, मुझे लोगों के बीच जाने से एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि दिल्ली के लोग यमुना को लेकर चिंतित हैं। तो दिल्ली में लगभग 23 किलोमीटर यमुना जी बहती हैं। 23 किलोमीटर 4 जून को मानव श्रृंखला बनाने के लिए सुबह 6:30 बजे 1 लाख लोग आमिर भाई आए थे यमुना के किनारे। संडे का दिन हो, जून का महीना हो, कोई दिल्ली में निकलता है, एक दिन की छुट्टी मिलती है, लोगों के घर के बहुत सारे काम होते हैं, किसी को कन्वेंस दे के नहीं मैं बुलाया था, और लोग स्वतः यमुना के किनारे आए और 23 किलोमीटर के दायरे। ये आम लोग थे या मतलब कुछ संस्थाओं से जुड़े हुए लोग थे? संस्थाओं से भी थे, गायत्री परिवार के लोग थे, यहाँ पे निरंकारी समाज के लोग थे, नामधारी समाज के लोग थे, चांदनी चौक के सभी व्यापारी संगठनों के लोग थे। चांदनी चौक के लोग तो व्यापार करते हैं, वो तो एक दिन की छुट्टी पाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन वो सब लोग थे, धार्मिक संस्थाओं के, व्यापारिक संस्थाओं के, और दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज के सारे बच्चे थे वहाँ पे, और वह सब लाइन लगा के खड़े थे। मतलब वहाँ कुंभ जैसा माहौल था यमुना के किनारे। उसके बाद चूंकि यमुना संसद नाम दिया, कोई वो सिंबॉलिक नाम है, एक सिंबॉलिक नाम है, सिंबॉलिक नाम है, और कोई संस्था नहीं है, कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है मेरी, ये मैं बता दूं। लोक संसद, उसी का एक्सटेंशन हुआ नारी संसद, उसी का एक्सटेंशन है यमुना संसद। अब यमुना संसद का तब तक एक्सटेंशन नहीं होगा कोई और लोक संसद का, जब तक यमुना जी पर काम जमीन पर कुछ होता हुआ न दिखे। तो जब हम लोगों ने एक बड़ी पहल करके इस तरीके का कार्यक्रम किया और दिल्ली के लोग वहाँ जुटे, तो एक रिपोर्ट, सिटीजन चार्टर रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार किया, और उसमें लगभग 100 एनवायरमेंटल साइंस के वैज्ञानिक और शोधकर्ता छात्र थे। उन्होंने बनाया एक रिपोर्ट कि समाज के लोग क्या कर सकते हैं यमुना जी को लेकर, और उस रिपोर्ट को हम एलजी साहब को सौंपे, जल शक्ति मंत्री को दिए, और जिन 5 राज्यों से होकर यमुना जी गुजरती हैं, उन 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक भी उस रिपोर्ट को भेजे हैं बाई पोस्ट। हिमाचल, दिल्ली, हाँ, दिल्ली, यूपी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली है ही है, उत्तराखंड है ही है। तो इसी तरीके से मन में आया कि यह यमुना संसद, इसका हमने नाम दिया है। बाकी तो जो लुटियन जोन का संसद है वो है ही है। अच्छा, जो एक दूसरी टर्म है कि यमुना भिक्षु, जो आप भिक्षाटन कर रहे हैं, वो क्या है? अब जैसे दिल्ली में रोज कम से कम 1000 सेमिनार बंद कमरे में होते हैं, हमने एक कार्यक्रम किया यमुना के किनारे, और मुझे लगा कि यह एनर्जी व्यर्थ न चली जाए। 1 लाख लोग कुछ सोच के आए थे, कुछ उम्मीद करके आए थे यमुना के किनारे, और वह पूछ भी रहे थे कि आगे क्या होगा। तो हमने ये सोचा कि अब खुद ही जमीन पे उतरना होगा। यह तो हो गया एक रचनात्मक पहलू। उस रचनात्मक पहलू का एक यह भी विस्तार ही है कि हम यमुना भिक्षु के तौर पे निकले। देखिए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए भिक्षाटन किया था, बौद्ध मठों की स्थापना के लिए भिक्षाटन किया था। महावीर जैन ने नारी मुक्ति के लिए भिक्षाटन किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भिक्षाटन किया था। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी भिक्षाटन किया था, और हमारी गुरुकुल की परंपरा पूरी भिक्षाटन पे रही है। भीख मांगना और भिक्षा मांगने में फ़र्क ये होता है कि भीख अपने उदर के लिए, अपने पेट पालन के लिए मांगते हैं, भिक्षाटन परमार्थ के कार्य के लिए मांगा जाता है। अच्छा, जो वो भिक्षा है और ये भिक्षाटन में फ़र्क है? फ़र्क है, यह माइनर फ़र्क है कि हम भीख नहीं, भिक्षा मांग रहे हैं, और यह परमार्थ के कार्य के लिए मांगा जा रहा है। इसमें केवल इसका अर्थ यह ना लगाया जाए कि हम केवल पैसा मांग रहे हैं। हम जैसे लोग कहते हैं ना कि हम आपके साथ, आपकी मुहिम के साथ तन से, मन से, धन से हैं। हाँ, कई बार लोग ये एकदम कामन है कि हम आपके साथ तन मन धन से तैयार हैं। तो तन मन धन से तैयार हैं, तो तीनों में किसी एक से आप तैयार हो जाइए यमुना के लिए, क्योंकि यह यमुना जिसको बहुत श्रद्धा भाव से आप यमुना मैया कहते हैं, यमुना माँ कहते हैं, और वह यमुना
आपकी जीवन धारा है, दिल्ली की जीवन रेखा है। आप यमुना का पानी पीते हैं, यमुना के किनारे बसे हुए हैं, तो कम से कम अपने उस यमुना के लिए कुछ सोचिए। अब करने का वक्त आ क्यों गया। कहा जाता है, अगर हम इतिहास में जाए कि जो दिल्ली कई बार उजड़ी और बसी है, हाँ, लेकिन बार बार ऐतिहासिक बसी तथ्य है, है। उसकी वजह यही है कि यमुना है वहाँ पे। हाँ, यह ऐतिहासिक तथ्य है कि दिल्ली कई बार उजड़ी और बसी है। दिल्ली के पूरब दिशा में बहने वाली यमुना दिल्ली की बसावट को तय की है। और आपको यह जानना होगा कि 20वीं सदी के दूसरे दशक में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने गंगा पर जो बांध बन रहा था, उस बांध के विरोध में एक प्रदर्शन किया था, एक जन आंदोलन खड़ा किया था। और 20वीं सदी के बाद यह जो 4 जून 2024 को जन आंदोलन खड़ा हुआ यमुना के किनारे, यह भी इतिहास रचेगा और यमुना साफ होकर रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आपका जो, जैसे अभी आप भिक्षाटन का जो आपका तरीका, तो उसमें क्या लेते हैं आप भिक्षाटन? 3 नवंबर को भैया दूज था। भैया दूज हम लोग कहते हैं, यमुना यम की बहन है, सूर्य की पुत्री है और कृष्ण की प्रेयसी हैं। तो यमदूतिया भैया दूज के दिन, भैया दूज से यमुना का रिश्ता है उस त्यौहार से। उस दिन हम ITO छठ घाट पे एक यज्ञ किए और संकल्प लिए कि हम भिक्षाटन पे इस भैया दूज से 2025 भैया दूज तक भिक्षाटन पे निकलेंगे। इस बीच न मेरे लिए कोई अवकाश होगा, न जाड़ा, न गर्मी, न बरसात होगा और मैं दिल्ली NCR से लेकर ब्रज क्षेत्र तक रोज निकलूँगा। जहाँ जिस तरीके से जाना होगा जाऊँगा और लोगों से यमुना जी की ही चर्चा करूँगा, यमुना पर ही बात करूँगा, यमुना पर ही सहयोग मांगूंगा। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि जो भिक्षाटन का, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हम तन से, मन से और धन से, मतलब तीनों चीज़ों से तैयार हैं। आपने कहा कि इसमें से मतलब आप किसी एक से भी तैयार हो जाइए तो वो भी बहुत अच्छा है, पर इन तीनों में ऐसा सबसे खास क्या है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या मतलब किस तरह से सबसे ज़्यादा जुड़ना चाहिए? देखिए, मन से सबसे पहले मन जरूरी है। मन जरूरी है। उस मन में आप क्या कर सकते हैं? कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और मन के हारे हारे मन के जीते जी। कम से कम आप इस पॉजिटिव उद्देश्य को एक दूसरे तक तो पहुंचाएं। जी जी बिल्कुल, सबसे पहले आप विचार को एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, इसको दूसरे तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचेगी बात तो बात बनेगी। तो पहले आप मन से जुड़िए, मन से, उसके उसके बाद तन से जुड़िए कि हम कहीं चल रहे हैं, कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ आ जाइए। और दोनों में व्यस्तता है आपकी, तो आप आर्थिक रूप से कुछ सहयोग करिए। हम आर्थिक रूप से, क्योंकि इसमें अर्थ की ज़रूरत है। अब आप सवाल पूछेंगे कि इस पैसे को लेकर आप क्या करेंगे? जी जी बिल्कुल, ये बहुत गंभीर सवाल है। हाँ, मैं पूछ सकता हूँ, बहुत सारे लोगों के सवाल में भी आया, तो आप खुद ही बता सकते हैं। हाँ, जैसे ये पैसा जो है ना, अविश्वास पैदा करता है। समाज में बहुत सारे लोग आए और तरह तरह के चंदा इकट्ठा किए, NGO बना के किए, संगठन बना के किए, कि भिन्न भिन्न तरीके से चर्चाओं में चीजें रहती हैं, मामले सामने। और उसके बाद सवाल भी उठता है कि इस पैसे का हिसाब ये नहीं दिए, तो हम भिक्षा मांग रहे हैं, हिसाब नहीं देंगे। हम चंदा नहीं मांग रहे हैं, हम भिक्षा मांग रहे हैं, हिसाब नहीं देंगे, काम करेंगे। यह मेरा संकल्प है। मेरे ऊपर यदि आपको विश्वास है तो दीजिएगा, नहीं तो फिर दूसरे दरवाजे चले जाएंगे। उस भिक्षा का ये होगा, मैं बताना चाहता हूं और भिन्न भिन्न प्लेटफार्मों पर इसको बता भी चुका हूं। आपके बगल में जहां आप हैं, यहाँ यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है, बुराड़ी के पास, जगतपुर गांव के पास। कभी जाकर आप दिखाइएगा। वहाँ DDA और दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में कई वर्षों से बहुत ही शानदार यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया है। और वहाँ जल का स्तर, आसपास के इलाकों में जल का स्तर जो बहुत नीचे चला गया था, वो जल का स्तर ऊपर आया है। और साइबेरियन पक्षियाँ, देश विदेश से पक्षियाँ वहाँ आती हैं और सभी जीव जंतु वहाँ पाए जाते हैं। यह 24 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 30 से 35 यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क बन सकते हैं। हम 7 सांसद से आग्रह कर रहे हैं, 2 सांसदों ने तो पत्र भी LG साहब को भेजा है कि एक जगह
कोई चिन्हित कर दिया जाए, रजिस्ट्री नहीं करना है, पट्टा नहीं देना है, एक जगह चिन्हित कर दिया जाए समाज के लिए। जी जी। हम उस पर उसी तरह का यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, यमुना वाटिका विकसित करके दिखाएंगे जो देश दुनिया के सामने रोल मॉडल होगा कि दिल्ली के लोगों ने एक इस तरह से यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क विकसित किया है अपने बल पे। उस यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में जैसे होगा क्या कि आप अपने बर्थडे पर पेड़ पौधा लगा सकते हैं, अपने मैरिज एनिवर्सरी पर लगा सकते हैं, अपने बेटे के बर्थडे पर लगा सकते हैं, अपने माता पिता के याद में लगा सकते हैं, और एक झील का निर्माण हो जाएगा जिसमें बाढ़ के पानी और बारिश के पानी को संचित कर सकते हैं। वह यमुना जी को एक सपोर्ट सिस्टम होगा और जैसे यमुना जी को एक नया जीवन मिलेगा, और यह एक नेचुरोपैथी इलाज है यमुना जी का। यमुना जी वेंटिलेटर पे हैं, मैं कहता हूं कि यमुना जी वेंटिलेटर पे हैं। इकोलॉजिकल यमुना जी मर चुकी हैं, मृतप्राय हैं, उनको जिंदा करने के लिए यह एक समाज का पहल होगा और यह नेचुरोपैथी इलाज होगा। तो जैसा आपने बताया कि हम ऐसा कोई क्षेत्र एक तरफ रिजर्व कर दें बायोडाइवर्सिटी बनाने के लिए, तो मुझे लगता है इसके लिए सिर्फ हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप दिल्ली में देखें या यमुना के साइड आप देखें, हर 2-3 किलोमीटर में आपको एक वेटलैंड दिख जाता है आसपास। हाँ, उसी को थोड़ा रिजर्व कर सकते हैं। बस वही बात है। कई बार अतिक्रमण जो हो रहा है उसको रोक सकते हैं, उसको भी रोक सकते हैं। हम 10 साल के लिए वो चिन्हित कर दें, 10 साल के बाद वह जगह हम खुद ही डीडीए को सुपुर्द कर देंगे। क्योंकि एक जगह को डेवलप करने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए ही। पौधा छोटा सा लगाएंगे तो उसको वृक्ष बनने में टाइम लगेगा ना, तो उसको ठीक ठाक करके हम तो इसके लिए आप एलजी साहब को भी लिखें। हाँ, एलजी साहब को लिखे हैं और सांसदों से पत्र लिखवा रहे हैं, जो सांसद जो हाँ। अच्छा, अब एक सवाल इसके बाद भी होगा आपके मन में, एलजी साहब इस जगह को नहीं देंगे तो उस पैसे को हम फिर कहाँ किसको बांटते फिरेंगे, फिर क्या कर लेंगे? तो जो हम खुद कर सकते हैं वह हमारे मन में ये है कि यमुना शोध संस्थान बनाने की बात है। यमुना शोध संस्थान इसलिए बनाने की बात है कि आमिर भाई, हम लोग जो अभी हमने कहा ना कि हमारा स्लोगन भी था पिछली बार कि यमुना बचेगी तो दिल्ली बचेगी। बिल्कुल लाइफ लाइन है दिल्ली की। हाँ, और यमुना के बहाने हम अपने को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं बीच में जैसे कि देखा जाता है कि जो फैमिलीज़ होती हैं, जो हमारे गार्जियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, सबको फिक्र रहती है कि हमें अपने आने वाली पुस्तों के लिए या बेटों के लिए या बहुत बाकी बच्चों के लिए हम घर छोड़ के जाएंगे, कोई मकान छोड़ के जाएंगे, उनके लिए दुकान छोड़ेंगे, छोड़ के जाएंगे, या उनके फ्यूचर की बात करेंगे। इस तरफ सब ध्यान देते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि जो नदियाँ हैं, जो हमारा ये पानी है, या फिर वृक्ष हैं, ये हवा है, जो ये प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं, ये सब भी तो हमारे ही है ना। और हम आगे वाली अगर पीढ़ियों के लिए, क्योंकि जब बोतल में स्टार्टिंग में पानी आया था तो लोग हंसते थे, अरे नहीं पानी भी बिकता है क्या? लेकिन आज आप देख रहे हैं कॉमन से कॉमन आदमी, हर आदमी खरीद के पी रहा है पानी को। तो इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्यों ना हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये चीज़ छोड़ के जाएं। क्योंकि अगर हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो जनरेशन है, वो अगर अपने आप में कैपेबल होगी तो अपने लिए मकान बना सकती है, दुकान बना सकती है, ठीक है, अपने दूसरे काम कर सकती है। लेकिन अगर ये शुद्ध हवा पानी ये नहीं रहेगा तो इसको कहाँ से खरीदेगी? वही मैं कहा, आने वाली पीढ़ी की बात हो रही है ना, तो मैं यह बात कह रहा हूँ कि एक यमुना शोध संस्थान बनाने की बात है। एलजी साहब यदि जगह दे दिए तो ये भी काम होगा, लेकिन वो अभी काम होगा यमुना शोध संस्थान। इन्वायरमेंटल साइंस के छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के, उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलती है तैयार करने के लिए, वह यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक रिसर्च करेंगे यमुना पर। और मेरा यह संकल्प है कि मैं हर साल कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर हर साल स्कूल के 12वीं के नीचे के बच्चों को हर साल 100 बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा गंगा के प्रति, यमुना के प्रति, पर्यावरण के प्रति, हवा के प्रति, ताकि वो उन बच्चों को यदि प्रशिक्षण मिला रहेगा, 100 बच्चों को हर साल प्रशिक्षित होना होगा, तो उसमें 10% 20% भी बच्चे लायक होंगे तो अपने जीवन में उतारेंगे इस चीज़ों को। क्योंकि अब 55 साल की मेरी उम्र हो गई, हमेशा कोई भी नहीं रहने वाला है। हम पूरे 200 साल 500 साल तो जिएंगे नहीं। WHO की रिपोर्ट है इस पर्यावरण को लेकर, प्रदूषित वातावरण को लेकर कि अमूमन एवरेज उम्र हम लोगों की 75 कहने का मतलब ये है कि आप अपने से पहले कुछ ऐसे लोगों को तैयार कर जाएंगे जो आपकी ये मुहिम नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, ये मुहिम नहीं रहें या ना रहें, हाँ,
ये लेकिन मुहिम नहीं रुकनी ये मुहिम चाहिए, नहीं रुकनी ये चाहिए। मुहिम चलती रहनी चाहिए, यह लौ चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए यह प्रयास है और आपका दिया हुआ सहयोग मैं आग्रह पूर्वक कह रहा हूं कि व्यर्थ नहीं जाएगा। जी जी बिल्कुल। आप जिस तरीके से सहयोग देंगे उस सहयोग का प्रतिफल अच्छा निकलेगा, आप यह यकीन मानिए और यह विश्वास कीजिए। अच्छा, एक सवाल ये है कि मतलब बात सिर्फ यमुना की नहीं है, ये आपने यहाँ से एक मुद्दा उठाया है, देश भर में ऐसी और दूसरी नदियों के भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं कहीं कहीं। तो आपका जो ये प्रोग्राम है या ये मुहिम है बाकी नदियों के बारे में भी है या फिर सिर्फ यमुना के बारे में है, या यमुना के साथ में बाकी नदियों को लेके चलना, या फिर ऐसा है कि हम पहले एक नदी को क्लियर करें उसके बाद दूसरी तरफ कदम बढ़ाएंगे? हमसे सरजू नदी जो अयोध्या के बगल से होके गुजरती हैं, जी जी। और मेरे गांव, हम देवरिया ज़िले के रहने वाले हैं, वहाँ तक होते हुए जाती हैं। कुछ लोगों ने सरजू नदी के बारे में बात किया, घाघरा नदी भी कहते हैं, सरजू नदी भी कहते हैं। तो हम चूँकि दिल्ली में रह रहे हैं, एक मुहिम को उठाए हैं, यदि इसको क्लियर कर ले जाते हैं तो फिर आगे सोचेंगे। पहले यमुना जी की बात इसलिए कि हमको लगता है कि यमुना जी की स्थिति बहुत ख़राब है और आने वाली पीढ़ी, आपको शायद पता हो या ना हो, मैं बताऊं, नजफगढ़ नाला है, इसको साहिबी नदी कहते हैं। बिल्कुल। ये गजट में साहिबी नदी है और हम लोग इसको नजफगढ़ नाले से आने वाली पीढ़ी से, और क्या पुराने बहुत सारे लोगों से, आप दिल्ली में रहने वाले लोगों से पूछिए कि दिल्ली में कौन सी नदी बहती है तो यमुना बता देंगे, या नहीं बताएंगे कि साहिबी नदी भी है। और साहिबी नदी को हम लोग नजफगढ़ नाले के नाम से जानते हैं। आने वाली पीढ़ी बड़ा नाला न समझ ले। बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो या तो नाला बन चुकी हैं, पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं। विलुप्त हो चुकी हैं। तो इस यमुना के बारे में मैं वही अभी फिलहाल कदम उठाया हूं और इसमें सफलता मिलने के बाद ही कुछ आगे की बात। बिल्कुल ऐसी आगे बढ़ा जा सकता है। हम यमुना के साथ साथ चले गए, हम प्रयागराज संगम पे पहुंच गए, वहां से गंगा में मिल जाती है, आगे से गंगा को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल यमुना जी पर ही मेरा ध्यान है। यमुना को लेकर कुछ बेहतर काम हो सकता है तो फिर आगे सोचा जाएगा। अच्छा, तो जब ये आपका विचार आया और उसके बाद में आपने इस पे जब काम स्टार्ट किया, तो उससे पहले आपने कुछ इस पे स्टडी की होगी, आपने देखा होगा कि यमुना गंदी क्यों है और कैसे गंदी हो रही है, पॉल्यूशन के क्या कारण हैं, उसी की पहले हमने समस्या ढूंढी होगी, फिर उसके बाद ही आपने कुछ समाधान। तो आपने क्या देखा पहले कि ये क्या चीज़ें हैं? यमुना के किनारे हम लोग चले हैं, कई बार चले हैं पैदल, यमुना जी को से बातचीत करते हुए चले हैं और यह महसूस किया गया कि सबसे प्रमुख कारण तो नाला है और औद्योगिक कचरा है। नाला में तो डिस्चार्ज हम ही लोग करते हैं ना, जो कुछ करते हैं वो नाले के जरिए यमुना जी में जाता है। तो सरकार को इस पर पहल करनी होगी। हम कहते हैं कि सरकार का काम सरकार करे, समाज का काम समाज करे। सरकार का काम यह है कि एसटीपी लगाए उस पर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा। और 2-1 जगह लगे हैं, उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है तो बहुत ही बुरी स्थिति है। और इंडस्ट्रियल जो कचरे और केमिकल आते हैं उसको रोकने की बहुत भारी ज़रूरत है। उसके लिए आईटीपी लगाएं। ये आईटीपी में क्या होता है? ये केमिकल फैक्ट्रियों से केमिकल आते हैं। अच्छा, उसको ट्रीटमेंट करके। हाँ, उसको मतलब जो पानी हमारे इंडस्ट्री से जो वेस्ट आ रहा है, हाँ, उसको हम पहले ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीट करें और यह बाध्य करें, फैक्ट्रियों को बाध्य करें कि वो आईटीपी खुद लगाएं, क्योंकि वो अपनी कंपनी से कमा रहे हैं ना। बिल्कुल, वो अपने फैक्ट्री से कमा रहे हैं, उनके लिए बाध्यकारी हो कि आपको आईटीपी लगाना ही लगाना चाहिए। ये नहीं तो आपकी फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी, आपकी फैक्ट्री सील कर देनी चाहिए। आप देखेंगे कि कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया तो हम तो अपने घर से जो कुछ भी डिस्चार्ज कर रहे थे वो नाले के जरिए जा ही रहा था यमुना में, लेकिन औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई तो यमुना जी बहुत हद तक साफ दिख रही थी। सीटीपी की भी मतलब अभी कमी है, नहीं लगे हुए ना, सारे लगे ही नहीं हैं। तो इसके लिए सरकार को ये कदम उठाना चाहिए और समाज को तो हम बता ही रहे हैं कि समाज इसमें क्या योगदान दे सकता है। उसके लिए हमने एक सिटीजन रिपोर्ट तैयार किया है, चार्टर्ड सिटीजन रिपोर्ट यमुना को लेकर। आगे जब मेरी मुलाकात आपसे होगी तो मैं वह रिपोर्ट की कॉपी भी आपको सौंपूंगा। नहीं, वो रिपोर्ट बिल्कुल हम होगा, हम उस रिपोर्ट को भी पब्लिश करेंगे, चलाएंगे अपने उस पर चैनल की रिपोर्ट को आपकी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोगों तक इसका पहुंचना है, विचार का पहुंचना है। विचार का पहुंचना है। तो जैसा ये हमने देखा आपका ये पूरा, तो अपने आप में काम ये बड़ी मेहनत वाला और टाइम वाला काम भी है, वक्त मांगता है।
कि आप घूम रहे हैं, पूरा निकले हुए हैं बिछान के, लगातार उसमें लगे हुए भी हैं, मतलब दिमागी रूप से भी लगे हुए हैं और शारीरिक रूप से भी लगे हुए हैं, और इस बीच में आप लगातार अपना वो पत्रकारिता वाले पेशे को भी बनाए हुए हैं और फैमिली भी है, तो इस सब को कैसे क्योंकि मैनेज किया था? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो हर छोटी बात के लिए बोल देते हैं टाइम नहीं है। देखिए, सबको 24 घंटे ही टाइम मिलते हैं। देश के प्रधानमंत्री को भी 24 घंटे टाइम है, अडानी साहब को भी 24 घंटे हैं, अंबानी को भी 24 घंटे हैं, हमारे आपके पास भी 24 घंटे ही टाइम है। अब मैं सबसे पहले अपने घर से बात करूं तो मैं घर पे बताया तो यह भिक्षाटन जो है ना, एक तो काम है ही है जो भिक्षाटन यमुना के लिए हम कर रहे हैं, यह स्वयं को परिष्कृत करने के लिए भी ये काम है, अपने अहंकार को मारने के लिए भी ये काम मैं कर रहा हूँ, अपने गुस्से को खत्म करने के लिए भी ये काम कर रहा हूँ। मैंने घर परिवार में इसके लिए बड़ा सहयोग मेरा मिल रहा है कि मैं घर का कोई काम नहीं करता हूँ, घर पे आता हूँ, सोता हूँ, चला जाता हूँ, और 1 साल तक मुझे घर से यह नहीं कहा जाएगा, कोई डिमांड नहीं होगा, कोई काम की बात नहीं होगी। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि मुझे समय से खाना दे देना, और मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी मैं बिना खाए निकल जाऊंगा। तो मेरी पत्नी शाम को पूछ लेती है कि सुबह कै बजे निकलना है, तो सुबह मान लीजिए कि हम 10-11 बजे निकलते हैं, तब तो बन जाता है, लेकिन कभी कोई बुला देता है कि 8 बजे आ जाइए, तो मुझे अपने घर से निकलने के लिए 1-1.5 घंटा पहले निकलना होता है, तो मैं बासी रोटी भी रात की रखी होती है तो उसको खा के निकल जाता हूँ। आज तो देखिए मैं एक अमरूद लेके निकला हूँ। अच्छा, तो इस अमरूद को खा लूँगा, घर पे ये अमरूद है, कभी सेव रख लिया घर से। हाँ, मतलब घर से अपना कुछ ले लिया और कुछ हाँ, अपना कहीं खा लिया, कुछ खा लिया। बाहर की चीज़ें बहुत नहीं खाता हूँ। और अखबार की जहाँ तक बात है, तो जब मैं ये प्लान कर रहा था तो मैं अपने संपादक को बताया कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। तो मैं अपने संस्थान के प्रति भी आभारी हूँ कि मुझे वहाँ से कहा गया कि आप एक बेहतर काम कर रहे हैं, आप करिए, बस आप 5 बजे तक ऑफिस चले आइएगा। अच्छा। तो ऑफिस पहुँच के सुबह अपने साथियों से मोबाइल पे और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए खबरों की चर्चा हो जाती है। शाम को पहुँच के मैं 4 घंटे 3 घंटे अपने ऑफिस में ऑफिस का काम करता हूँ, उसको भी ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी दिन में जहाँ मुझे लोग बुलाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में या किसी संस्थान के द्वारा, तो हम वहाँ जाते हैं, जहाँ 100-50 लोगों की गैदरिंग होती है, उनके बीच भिक्षाटन करते हैं, उनसे डिमांड करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे यमुना जी की पीड़ा दुख को बताते हैं, साझा करते हैं। और यदि उस दिन किसी दिन गैप भी होता है तो इंडिविजुअल राह चलते कोई मित्र मिलता है, उससे भी अपना झोली फैलाते हैं, यार आज कोई मिला नहीं, आपसे मिले हैं आमिर भाई, आज आपसे ही मिले हैं, आपसे भी हम भिक्षा लेंगे। जी, बिल्कुल वो भिक्षा दी जाएगी, बनता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी या सरकार की, किसी की, ये जिम्मेदारी सबकी है जी। ये साझा प्रयास होने चाहिए जी। जो साझा संपत्ति है उसे बचाने के भी साझा प्रयास होने चाहिए। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें तो आपने एक अभी लिमिटेड क्षेत्र एरिया को चुना है, क्योंकि जो यमुना है वो पूरा उत्तराखंड की यमुनोत्री से निकलते हुए हिमाचल, दिल्ली और ये फिर हरियाणा और आगे उत्तर प्रदेश तक करीब 1325 किलोमीटर तक अपना सफ़र दूरी तय करती है यमुना। तो आपने ऊपर का छोड़ दिया है और फिर आगे का अभी आपने सिर्फ एक लिमिटेड एरिया का जो जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो दिल्ली से लेके मतलब ब्रज मथुरा तक की हम बात करें, तो ऐसा लिमिटेड, क्या आगे और पीछे में ठीक है? आमिर भाई, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश का फेस है, और इसी दिल्ली में यमुना जी की ये हालत हुई है। 2% यमुना जी दिल्ली में बहती हैं, पूरे क्षेत्रफल का, पूरी अपनी लंबाई की, और 80% यहीं दूषित होती हैं यमुना जी, इसी दिल्ली में ही दूषित होती हैं। और इसी दिल्ली का कचरा लिए हुए वो, हालांकि अब बह कहाँ रही हैं, किसी नदी की सुंदरता उसकी पानी है, तो इसमें पानी नहीं है, नाला है, केवल बदबूदार नाला और केमिकल है। तो एक तो इसी दिल्ली में 80% गंदी होती हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, एनजीटी है, प्रधानमंत्री निवास है, राष्ट्रपति निवास है, देश के सभी टॉप ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली में बसे हुए हैं, सभी देशों के दूतावास है दिल्ली में, दूतावास है, और दिल्ली में पूरे भारत का हर जगह का रहने वाला इंसान भी है, मिल जाएगा।
मिनी भारत है दिल्ली, और दिल्ली में यमुना जी की ये दुर्दशा है। और ब्रज क्षेत्र का ये मामला है कि हमारे कृष्ण जी, जिसको हम लोग आराध्य मानते हैं, इसी यमुना के तट पर बंसी बजाते थे, इसी यमुना के तट पर घूमते थे, और इसी यमुना के तट पर उनकी गैया पानी पीती थी। बिल्कुल। इसी यमुना के किनारे हम लोग तीज त्यौहार भी मनाते हैं। तो इसलिए ब्रज क्षेत्र, यहाँ से यहीं का मल मूत्र कचरा ब्रज क्षेत्र तक जाता है। आगे जब प्रयागराज की बात करते हैं तो इटावा के पास मध्य प्रदेश और से आने वाली कई नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पे केन है, बेतवा हाँ है, हाँ केन कई सारी नदी नदियाँ है। हैं। तो वहाँ जो पानी प्रयागराज तक जाता है तो लोगों को समझ में आता है कि यमुना का पानी है, जबकि वो बेतवा का पानी है, केन का पानी है। जी। यमुना जी तो आगरा के इधर और दिल्ली के बीच में यमुना जी नाले हैं, क्योंकि ऊपर नाले तो में तब्दील है। नालों में। और इधर आप हथनी कुंड के इधर के पल्ला के आगे जाइए, यमुना जी साफ है, पानी क्योंकि तो कम से कम पहाड़ी है। क्षेत्र है पूरा, वैसे हाँ, कम से ऊपर कम आ पानी, रही है वहाँ हाँ से। वहाँ पानी तो है। तो इसलिए हम पहले इस जगह को चिन्हित किए हैं, और इतने दूर की काम, इतने यमुना जी का यह 22-23 किलोमीटर यमुना जी ठीक हो जाए तो आगे मतलब एक तरह से आप चरण बना के पहले हाँ, एक फेज में काम हो गया, हाँ, फिर सेकंड फिर फेज तब में। वृंदावन तक ये ठीक हो जाएंगी। दिल्ली में ठीक हो गई थी, दिल्ली से आगे सब ठीक हो जाएंगी यमुना जी। अच्छा चलिए, अभी हम बात लंबी हो रही है उसमें। अभी कुछ लोगों ने सवाल भेजे हमें, जब पता चला कि जो है रविशंकर तिवारी जी आ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने सवाल भेजे, उनके सवाल ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप जो है सरकार के नुमाइंदे हैं। तो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए नहीं कि नहीं, हम सरकार के न नुमाइंदे हैं और न सरकार के विरोधी हैं। हम केवल बात कर रहे हैं, और हमारा सूक्ति वाक्य है कि सरकार का काम सरकार करे, समाज का काम समाज करे। हम समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। अमूमन होता क्या है कि समाज किसी पॉलिटिकल आदमी से डिमांड करता है कि हमको सड़क दे दीजिए, बिजली दे दीजिए, पानी दे दीजिए, डीटीसी बस में फ्री किराया कर दीजिए। सरकार से यही डिमांड होती है, पॉलिटिकल लोगों से यही डिमांड होती है। कमोबेश पॉलिटिकल लोग इसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। हम समाज के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जब पॉलिटिकल लोग आपके दरवाजे पर आए, इस समय दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, तो आप पूछिए कि हमारी यमुना नदी कब साफ होंगी। तो सबसे पहले सवाल है कि आपसे सीधे तौर पे कितने लोग जुड़े हुए हैं? हम आपको बताएं ना कि 1 लाख लगभग लोग जुड़े हैं जो आए थे वहाँ पे। दूसरा सवाल है कि ये जो आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, इसके जो महिला से नारी संसद चलाते हैं, इसको कैसे चलाते हैं आप? हमने एक बताया कि लोक संसद के बाद हमने उसका एक्सटेंशन किया था, विस्तार किया था महिलाओं के मुद्दे पर। तो देश भर की 21 राज्यों से महिलाएं आई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारी महिलाएं गई थी, तमाम संस्थाओं में काम करने वाली महिलाएं गई थी। तो उस पर हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा किया। 2 राज्यों के, केरल के और उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल भी वहाँ मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी वहाँ मौजूद रहे। तो उस पर विस्तार से चर्चा हुई, और महिला सशक्तिकरण तो खैर हो भी रहा है, क्योंकि पहले महिलाएं केवल घर के लिए, घर के चौखट के अंदर की बात होती थी। अब महिलाएं तो हर क्षेत्र में ठीक हैं। क्या केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से आपको कुछ सहायता मिल रही है? नहीं, हम केंद्र और राज्य सरकार से कोई सहायता न मिल रही है, न हम मांग रहे हैं। हमको समाज से केवल उम्मीद है, हम समाज के लोगों के साथ जा रहे हैं, और समाज के लोगों की ये जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बनती है कि यमुना नदी केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, और देश की कोई भी नदियाँ और कोई भी प्राकृतिक संसाधन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी ही है, और आपको भी इस पर पहल करने की ज़रूरत है। वही एक अगला सवाल है कि देश भर के अन्य लोग आपकी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहें तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ, देश भर के लोग यदि इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहें तो एक तो पहले मैं अपना मोबाइल नंबर बता दूंगा, 9999090612। एक बार फिर इसको सुन लिया जाए, 9999090612। इस पे फ़ोन करेंगे, बात हो जाएगी। हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं, और आप सब लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे तो इस मुहिम को ताकत मिलेगी, और मुझे आप लोग का आशीर्वाद भी मिलेगा। यमुना की सफाई में जन भागीदारी को कितना मतलब जरूरी मानते हैं आप? जन भागीदारी को हम 80% जरूरी मानते हैं। जन भागीदारी के बिना काम यह नहीं होगा। यदि केवल सरकार के भरोसे यह काम होना होता तो हो गया होता।
नमामि गंगे सरकार का एक प्रोजेक्ट है, और नमामि गंगे की वजह से यदि गंगा जी को साफ तो हो जाना चाहिए कंप्लीट रूप से, लेकिन ऐसा बहुत हद तक नहीं हुआ है। तो इसलिए जन भागीदारी जरूरी है। जन भागीदारी होगी तो सरकार पर भी दबाव बनेगा, और यह जन भागीदारी का ही असर दिख रहा है। अब तक के जो हमारे अनुभव है कि पॉलिटिकल विमर्श का विषय यमुना जी बन चुकी हैं दिल्ली में। इसके पहले कभी पॉलिटिकल चर्चा का विषय यमुना जी नहीं बन पाती थी। अब तो देखिए ठीक ठाक चर्चा हो रही है यमुना जी को लेकर, यह हमारी उपलब्धि है। एक और सवाल है, ये भी मतलब वही बता रहे हैं कि भाई वो थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि सरकार का क्या एक्शन है इसके ऊपर। नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। व्हाट एक्शंस गवर्नमेंट टेक विल टू डे? क्या अब सरकार तो मैं बताऊं कि हम बात करते हैं कि कोई भी विकास हो प्रकृति केंद्रित विकास हो, प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ ना हो, और यमुना जी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, उस पर हम जन भागीदारी पर ही पूरा फोकस करते हैं, और चाहते हैं कि समाज जागरूक हो जाएगा तो निश्चित तौर पर सरकार पर इसका असर भी पड़ेगा, जो असर थोड़ा बहुत पॉलिटिकल लोगों पर दिख रहा है। एक सवाल और कुछ इसी तरह का है कि आपने बताया भी कि इसमें ज़रूरत पड़ने वाला जो आपको धन की प्राप्ति है वो कहाँ से होती है? एक तो आपका जो भिक्षाटन है, भिक्षाटन ही मेरा एकमात्र काम भिक्षाटन से ही है, होना है। और मैं हर घर जा रहा हूँ, हर लोगों से मिल रहा हूँ, राह चलते भी कोई मिल जा रहा है। अभी तक कितना सुधार आया यमुना में? कोई सुधार नहीं है अभी, मतलब प्रयास, मतलब एक किसी तरह का कोई सरकारी प्रयास हमको नहीं दिख रहा है, और किसी तरह का कोई सुधार यमुना जी में नहीं दिख रहा है। 20 वर्षों से यमुना जी की हालत खराब होती जा रही है। चलिए फिर सवालों को रोकते हैं, और अंत में आप नदियों की सफाई और स्वच्छता को लेकर आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम आम लोगों से अभी दिल्ली के लोगों से अपील कर रहे हैं कि यह देखिए चुनाव का वक्त है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा प्रत्याशी उम्मीदवार आपके दरवाजे पर वोट मांगने आता है तो आप कहिएगा कि मेरा वोट पड़ेगा। आप यमुना जी को लेकर क्या सोचते हैं, यमुना जी पर आप करेंगे क्या? यमुना की सफाई के नाम पर इस बार दिल्ली के लोग वोट करें तो ज़्यादा बेहतर। 2500-2100 पे नहीं करें? 2500-2100 ही तो आपको हमको मतलब क्या है, 2500-2100 रुपये पर और दुनिया भर के प्रलोभन देकर हमारे वोट को लेंगे? तो ये तो अच्छी बात। एक कम से कम दिल्ली को, अभी मैंने कहा ना, दिल्ली देश का फेस है, और दिल्ली के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इस फ्री के चक्कर में कम पड़िए, क्योंकि यह आपके जीवन का सवाल है। आप राशन के बिना जी सकते हैं? राशन, मान लीजिए आपको चावल दे दिया जाए, गेहूं दे दिया जाए, आटा दे दिया जाए, बिना पानी का खाना बनेगा क्या? तो पानी आपकी प्रथम जरूरत है। सभी पार्टियां इस बार फ्री दिल्ली वालों की मौज है। हाँ, तो दिल्ली वाले इस मौज के चक्कर में फंसेंगे तो आने वाली पीढ़ी के सामने बहुत भारी चुनौती देकर जाएंगे। अभी आपने कहा ना कि हम पीढ़ी को देना चाहते हैं, घर देना चाहते हैं, दुकान देना चाहते हैं, फैक्ट्री देना चाहते हैं, बैंक बैलेंस देना चाहते हैं। हवा पानी नहीं रहेगा तो बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा। करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस लोगों के पड़े रह गए। सिलेंडर और ऑक्सीजन के चक्कर में लोग कोरोना काल में मर गए। अच्छा, लोग मतलब कुछ हैं जो आपसे जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन कोई मतलब भिक्षाटन के माध्यम से भी नहीं जुड़ पा रहा है आपसे, या फिर जो आप वहाँ जगह फिजिकली भी मतलब आपसे नहीं जुड़ पा रहा है उस तरह से, मतलब कि भाई आके वो अपना शारीरिक योगदान दे सके वहाँ पे, फिर ऐसे में वो क्या कर सकता है? मैंने एक अपना नंबर तो बताया ही, वो नंबर से संपर्क, यदि फ़ोन किसी का आ जाएगा तो मैं खुद ही आपके विचार को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, हमारे नंबर पे जब संपर्क करेंगे तो हम अपने फेसबुक का, अपने यमुना संसद का लिंक उनको देंगे, बताएंगे कि ये इसको फॉरवर्ड करिए, आगे करिए। जैसे कि मान लीजिए कि अब आपसे हमारी बातचीत हो रही है, आप जो भी पॉडकास्ट बनाएंगे, जैसे भी बनाएंगे, तो उस पर भी तो जानकारी है। अब इसी पॉडकास्ट को ही शेयर कर दें, आगे शेयर करें, हजारों लोगों तक शेयर करें, और आगे। अब देखिए बहुत गजब के सोशल मीडिया के लोग हैं। कोई किसी ईश्वर की मूर्ति डाल देते हैं, कहते हैं कि इसको 2000 तक शेयर करिएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ है उसको शेयर नहीं करेंगे। आप खुद सोचिए कि बहुत
पॉजिटिव और सुंदर चीज़ आप लिख के भेजेंगे तो उसको शेयर नहीं करेंगे। आपके ही साथी उसको पर्दे के पीछे से एकदम देखेंगे और लाइक भी नहीं करेंगे। जबकि इधर सीधा सीधा आपको दिख रहा है, अगर आप उसको करेंगे तो यमुना साफ हो जाएंगे, यमुना साफ होगी। योगदान होगा, आपका योगदान आप योगदान करिए ना, कुछ तो करेंगे। अब आप एक कदम चलेंगे नहीं तो आप इस धरती पर क्यों हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है। आप किसी बेहतर काम के लिए किसी तरह का योगदान नहीं दे सकते हैं तो आप फिर धरती के बोझ हैं भाई। चलिए तो फिर हम अपनी जो बातचीत है इसको यहीं पे रोकते हैं, और आपका हमारे यहाँ स्टूडियो में आना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम इसके अपने तौर पे भी हम आपके इस विचार से पूरी तरह से जुड़े रहेंगे, और हम बाकी लोगों से भी अपील करेंगे कि वो लोग भी इस विचार के साथ आगे बढ़ें। आप आ सकते हैं तो यमुना जी के साथ आइए, जुड़िए, सफाई कीजिए, दूसरी नदियों की भी कीजिए, और अपनी तरफ से भी जितना भी कूड़ा करकट या जो भी चीज़ गंदगी होने से रोक सकते हैं उसको अपने लेवल पे भी रोकें। साथ ही जो ये विचार है, जो ये रविशंकर जी इस विचार को लेके आगे चले हैं, इसमें लाखों लोग जुड़े हैं, आप भी इस विचार को आगे शेयर कर सकते हैं, ताकि जो रविशंकर जी घर घर जाके लोगों में ये अलख जगा रहे हैं, घर बैठे बैठे आप सिर्फ एक शेयर से भी जो है इसको आगे पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।